गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी पर। हमारे डीएलएड के सारे प्रिय विद्यार्थी आपकी 16वीं क्लास लेकर हाजिर हूँ पीआईक्यू प्लस संभावित प्रश्नों की श्रृंखला। तो सबसे पहले बता दो कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। और एक काम और करो बच्चों, सभी लोग क्लास को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक कर दीजिए शेयर। ये मैं रोज कहता हूँ, इस नाते कहता हूँ कि ताकि आप में से कई हमारे विद्यार्थी जो इस बात को सुनते भी हैं शेयर भी करते हैं, हमें तो सब पता चल जाता है वो, तो उससे कुछ न कुछ लोग जो सो रहे हैं कम से कम वो भी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट सबको ले आना है। तो चलिए भाई, अब सामाजिक अध्ययन पर आज एक क्लास ही होगी, इसके बाद एक लास्ट क्लास हो जाएगी, उसके बाद आपका मनचाहा नया टॉपिक बाल विकास आ जाएगा। तो देरी किस बात की, आइए कल से आगे बढ़ाते हैं। आपको अच्छे से याद है कि अभी तक रिकॉर्ड 140 क्वेश्चन में अति लघुत्तरी पढ़ा चुका स्टूडेंट, बहुविकल्पी 200 से ज्यादा सवाल इतना तैयार कर लिया, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर अब बात करें कि काम शुरू करते हैं। काम आप भी मेरे साथ उत्तर देते रहना। सवाल ये है कि जिला परिषद, क्या भैया, जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम ये कब दिया गया? जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया? तो आप सिर्फ कह देना कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा वर्ष 1994 में। वर्ष 1994 में आपका आंसर कंप्लीट हो गया भाई। अगला, मम्मी क्या है बच्चों? मम्मी क्या है? सौ के रख रखाव की कला है, यहां लिख देना सौ सौ के रख रखाव, सौ के रख रखाव की कला। सौ के रख रखाव की कला को क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता है। ये हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी आंसर करते जाओ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल मेरे भाई क्या है? कहता है किन्हीं दो नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताओ। अब इसमें आपके लिए सबसे बेहतर क्या होगा? एक तो आप लोग लिख देंगे सर हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत की शान है, तो एक तो हमने लिख दिया हड़प्पा सभ्यता। इसी की दोस्त रही मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो भी आप लिख दीजिएगा कि भाई मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। बस हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन है? आप सबको पता, हद। हमने ट्रिक क्या बताया था? हद। आप कहते हैं ना हद कर दी आपने, तो हद, हा से हड़प्पा, दा से दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन हो गए? हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन हो गए? तो आप लोग बोलो सर राम, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है तो आपको ये मालूम है कि एक्स्ट्रा जानकारी हम नीचे लिख देते हैं। स्टूडेंट, आपको एक्स्ट्रा जानकारी में ये कहना होगा कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा, इसकी खोज कब हुई? तो 1921 में हुई। किसने की? दयाराम साहनी ने की। यह किस नदी के तट पर है? तो आप बोलो सर ये रावी नदी के तट पर है। वर्तमान में हड़प्पा है कहाँ पर? तो आप बोलो सर ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर ये है? ये पाकिस्तान में स्टूडेंट है। और हड़प्पा से हमें बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य भी देखने को मिले हैं, और वो चीजें हमने बहुत विस्तार से आपको पढ़ाई हैं। आइए अगले सवाल पर चलिए। मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। हमने मेसोपोटामिया का अर्थ आपको कई बार बताया कि मेसो का अर्थ क्या है, पोटामिया का अर्थ क्या है। आप लोगों को अगर याद होगा, इस मेसोपोटामिया को हम यहाँ से दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, और दो हिस्सों में एक जगह हम बड़े प्यार से लिखेंगे मेसो, और आपको याद हो तो जल्दी से कमेंट करके बोलो मेसो का अर्थ हमने क्या बता रखा आपको। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटामिया। क्या लिखता हूँ मेरे डीएलएड के प्यारे स्टूडेंट्स? पोटामिया। मेसो का अर्थ हमने क्या बताया था? बीच में। मेसो का अर्थ बीच, और पोटामिया का अर्थ नदी हो गया। तो नदी के बीच में, यानी सीधी बात क्या हो, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। सीधी बात, दो दो नदियों, दो नदियों के, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया है।
मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया है। ये हो गया आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए भाई इस सवाल को बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ था? तो ये आपको अच्छे से याद होगा, दजला फरात नदी घाटी लिख दो, बस इतना लिख देना। दजला, सब पढ़ाया हूं आपको, दजला फरात, दजला फरात, दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ था किसका? मेसोपोटामिया का विकास। अगला सवाल है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले किस सभ्यता ने किया? सभ्यता की बात आई, इसे भारत में कुम्हार के चाक का प्रयोग नवपाषाण काल में ही होने लग गया था, लेकिन जब सिविलाइजेशन की बात करेंगे, सभ्यता की बात करेंगे, तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले किस सभ्यता ने किया? तो आप बोल देना सर मेसोपोटामिया की सभ्यता ने किया। किसने किया? मेसोपोटामिया की सभ्यता ने। बोले सबको अच्छे समझ में आ रहा है? कमेंट करते रहिए किस पे, मेसोपोटामिया की सभ्यता ने, मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सबसे पहले कुम्हार के चाक का प्रयोग किया। ये आंसर आपका हुआ यहाँ पे कंप्लीट। चलिए इस सवाल करना बार बार पढ़ाया हूं, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा, पृथ्वी की भगनी यानी पृथ्वी की बहन, भगनी मतलब बहन होता है, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन है? ये एक ही ग्रह है और जिसका नाम है शुक्र। क्या नाम है? ताव से कमेंट करोगे, शुक्र। ये आपका उत्तर हो गया भाई। अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? अब पृथ्वी का उपग्रह बताना पड़ेगा क्या कि चंद्रमा है? चंदा मामा दूर के, चलो तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है जी? चंद्रमा है। उल्का पिंड क्या है? सवाल क्या है, उल्का पिंड क्या है? अब उल्का पिंड के बारे में तो आपने पढ़ा है, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं, उल्का पिंड के बारे में पढ़ा, फिर भी लिख दो। उल्काएं, उल्का पिंड आप जानते हो, फिर भी लिख लो यहाँ पे, उल्काएं प्रकाश की, उल्काएं प्रकाश की चमकीली, पूरा लिखने में थोड़ा समय लगता है लेकिन चलो कोई बात नहीं, चमकीली धारी, चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं, जो आकाश में जो जो आकाश में क्षण भर के लिए, जो आकाश में क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए चमकती, क्षण भर के लिए चमकती चमकती और क्या गायब हो जाती हैं? चमकती और लुप्त हो जाती हैं, चमकती और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं, लिखते चलना आप लोग, उल्काएं क्षुद्र, उल्काएं क्षुद्र ग्रहों, उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े, क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतुओं, धूमकेतुओं एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए, द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, छोड़े गए धूल के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है।
चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाइए। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, जिनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशन। जल्दी से आंसर कर देना कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ये आप लोग बोलोगे सर ये एडम स्मिथ हैं, जिनकी एक बड़ी फेमस किताब रही वेल्थ ऑफ नेशन या वेल्थ ऑफ नेशंस। सवाल है कि विश्व के सबसे छोटे और सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताओ। तो विश्व के सबसे छोटे सबसे बड़े, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा आंसर करोगे आप लोग? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा जी? ऑस्ट्रेलिया। तो जवाब दो, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ताव से बोलना है एशिया है, और उसी एशिया में हम लोग भी तो हैं, भारत। लेकिन महाद्वीप जब बोलेगा तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मिस्र की सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताना है। मिस्र की सभ्यता के दो देवताओं के नाम। तो मिस्र की सभ्यता का एक देवता का नाम है होरस। क्या नाम है? होरस। और दूसरा नाम है ओसरिस। दूसरा नाम है ओसरिस। ओसरिस। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आज खत्म करना बच्चों, इस नाते फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। अगला सवाल है मेसोपोटामिया की सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताओ। किसके? मेसोपोटामिया के। तो मेसोपोटामिया के देवता का एक नाम ले लेते हैं, समाश। एक्चुअली उनके यहाँ समाश कहा जाता है किस देवता को? तो हमारे सूर्य देवता को वो समाश कहते हैं। दूसरे उनके देवता का नाम है ईस्टर। क्या नाम है? ईस्टर। ईश्वर नहीं, ईस्टर। ईश्वर ये उनके यहाँ एक देवी हैं, रक्षक देवी हैं, रक्षक देवी हैं। तो हमने यहाँ पे दो नाम पूरे किए। अगला सवाल ये आपका, दो विदेशी यात्रियों के नाम बताओ। तो आप दो विदेशी यात्रियों के नाम की अगर बात करेंगे तो सबसे पुराने में नाम ले तो मेगस्थनीज का नाम ले सकते हैं। मेगस्थनीज याद ना सबको, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक किताब लिखी थी स्टूडेंट। इसके बाद दूसरे का नाम हम फाहियान ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया। वेनसांग हर्ष के समय में आया। तो ऐसे हमें दो बताना था, तो हमने दो लिख दिया, वेनसांग को रहने देता हूं। अगला सवाल है ईशा पूर्व का अर्थ बताओ। बिफोर क्राइस्ट, सीधे कहना ईशा मसीह के जन्म से समय। ईसा, ईशा मसीह, ईशा मसीह के, ईशा मसीह के से जन्म से पहले, जन्म से पहले का समय, समय ईशा पूर्व कहलाता है या बिफोर क्राइस्ट? समय ईशा पूर्व कहलाता है, जिसे बीसी भी हम लोग कहते हैं। चलिए भाई अगले सवाल पे आ जाओ। इतिहास के पिता किस यूनानी विद्वान को कहा जाता है? तो इतिहास का बाप कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ये हो गए हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस, जिनकी किताब क्या है? हिस्टोरिका है। सब पढ़ाया हूं। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो अभी जिसका नाम लिख रहे थे आप यहाँ कह दो सर, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो आप लोग एक बार बता दो कमेंट करके, तो आपको याद आएगा सर ये हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है। कौन सा है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? जीवाश्म ग्रह, बोलो बोलो। तो जीवाश्म, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। क्यों? बताता हूं। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। कारण क्या है? तो यहां कह देना इसका कारण है, इसका कारण, इसका कारण चंद्रमा पर, इसका कारण चंद्रमा पर, चंद्रमा पर कोई, चंद्रमा पर कोई वायु मंडल, वायुमंडल
नहीं है, इसका कारण चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे नहीं है, जिससे जीवाश्मों का जिससे जीवाश्मों का संरक्षण जीवाश्मों का संरक्षण बेहतर बेहतर हो पाता है, बेहतर हो पाता है। बहुत बढ़िया। चलिए शाबाश मेरे शूरवीरों, फटाफट आ जाते हैं अगले सवाल पर। लगातार 160वें सवाल पर हम आ गए हैं। कहता है पुच्छल तारे या धूमकेतु किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, फिर भी एक बार देख लो। लिखना सौरमंडल के, करा चुका हूं, फिर भी डायरेक्ट अब मैं इसको लिखने चल रहा हूं। तो सौर मंडल, क्या सौरमंडल के सौरमंडल के छोर पर सौरमंडल के छोर पर बहुत ही बोलो आप लोग, बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड, बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, अरबों पिंड मौजूद हैं, यानी विद्यमान हैं, जिन्हें जिन्हें पुच्छल जिन्हें पुच्छल तारे कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पुच्छल तारे कहते हैं। बहुत अच्छा, जिन्हें पुच्छल तारे कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलो स्टूडेंट नंबरिंग गलत हो गई, ये 160 है तो टेंशन मत लेना। ये 160 कितना है? 160 नंबर का ये प्रश्न है आपका। लीजिए अगला सवाल 161, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? कितनी बार बताया है? तो सीधे लिखो सूर्य और पृथ्वी के मध्य। सीधे आंसर पर आओ, आज समाप्त करते हैं हम लोग। सूर्य एवं पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आएगा? चंद्रमा। सूर्य पृथ्वी के मध्य मध्य चंद्रमा चंद्रमा का चंद्रमा का आना चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण या घटना, यह ग्रहण कब होती है? अमावस्या को। यह ग्रहण अमावस्या यह ग्रहण अमावस्या को लगता है। बताएं, यहां तक कोई भी परेशानी किसी को है? नहीं है, बहुत शानदार। अगला सवाल स्टूडेंट आज कंप्लीट ही कर लो। चंद्र ग्रहण की स्थिति, चंद्र ग्रहण याद है ना? तो सूर्य और चंद्रमा लिखते चलेंगे हम आज। सूर्य सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आएगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण कब लगता है? यह ग्रहण सदैव, वो अमावस्या था तो ये क्या होगा? पूर्णिमा। तो यह ग्रहण सदैव पूर्णिमा को लगता है। पूर्णिमा को लगता है। चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलूगा सर नॉन स्टॉप चल रहे, भाई चलना ही पड़ेगा, इससे वो खत्म करना था। तो खत्म तब भी हमने प्यार से समझाया है, बस आपके कमेंट्स नहीं लिए हैं। लेकिन आप ऐसे कमेंट करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, अच्छा लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स।
चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं, फिर अभी बात करेंगे आपसे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? लपक के उत्तर दे दो। 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। और गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ बता चुका हूं आपको, फिर भी आप एक सेकंड सुन लीजिए। गौतम बुद्ध के बारे में हमने आपको बता रखा बच्चों कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। स्टूडेंट आप ये जानते हो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और साथ ही साथ 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, यानी कुशीनारा के नाम से हम जानते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनकी माता का नाम माया है, इनकी मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम आप कमेंट करके बताओ, कई बार हमने बताया शुद्धोधन। तो ये तमाम चीजें, 4 आर्य सत्यों की जानकारी इन्होंने दिया, प्रत्युत समुत्पाद के बारे में बताया, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की जानकारी दी है, मानव कल्याण के संदर्भ में इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही है। तो बहुत शानदार धर्म है, दुनिया के कई देशों में बौद्ध धर्म का पालन आज भी किया जाता है। चलिए भाई, गौतम बुद्ध इसके प्रवर्तक। अगला सवाल ये रहा आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तन। कहाँ दिया? ऋषिपत्तन। इसे ऋषिपत्तन कहना, चाहे इसी को मृग दाव भी कहा जाता है। सबसे फेमस है सारनाथ, सबसे फेमस है सारनाथ। ये तीनों नाम एक ही जगह के हैं जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और ये सारे के सारे स्थल कहाँ पर हैं? तो आप बोलो सर ये वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। और गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन। हम धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना गया है। ठीक स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। आइए आज की क्लास का करते हैं आखिरी सवाल, और अति लघुत्री आके यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया। महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? कहो महाभारत। क्या बोलोगे? महाभारत की। बहुत शानदार। अब एक बार बताओ सब लोग कि कैसा लगा आज का क्लास, ये बता दो। और साथ ही साथ मेरी बात सुन लो कि सामाजिक अध्ययन में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते, यानी पूछे गए आपकी परीक्षा में और आगामी आपकी परीक्षा में जो आने वाले हैं, उनको हमने पढ़ा दिया। कितने? 200 से ज़्यादा सवाल आपको रिकॉर्ड पढ़ाए हैं। 200 से ज़्यादा आपकी परीक्षा में जितने आने वाले हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी आ चुके हैं और संभावित हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इन लघुत्तरीय प्रश्न को, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हमने कितना करा दिया? 160 से ज़्यादा सवाल आपको पढ़ा दिए। तो आज का ये दोनों चीज़ें आके यहाँ कंप्लीट होती हैं। कल की जो क्लास कराऊंगा उस पर आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को करना है, और एक ही क्लास में उसका पूरा फॉर्मेट समझा देंगे। कुछ बेहतरीन सवालों का उत्तर कैसे लिखना आपको, क्योंकि पता आती लघुत्तरी 30 शब्दों में आपको उत्तर लिखना था, तो लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको केवल 50 शब्द में लिख के अपना उत्तर देना है। ठीक है ना? तो आज का सेशन के बारे में एक बार ईमानदारी से आप लोग क्लास वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और कल के लिए तैयार रहना। और आप सबको भी एक बात क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट कि आपकी क्लास डेली 8:50 पर आएगी। मतलब आएगी क्यों, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, वो इस नाते कभी कभी हमें लेट हो जाता है स्टूडेंट, तो आपकी एक आध दिन क्लास मिस हो जाती। तो आप में से हमारे तमाम प्यारे विद्यार्थियों ने हमें मैसेज किया, कॉल भी किया कि सर अगर आप ना हो तो हमें वीडियो ही बना के दे दें, बट हमारी क्लास रेगुलर हमें मिलनी चाहिए, नहीं पढ़ने में दिक्कत आ रही है। और हम आपकी इस बात से सहमत हैं, और आपको इस बात की बधाई भी देते हैं कि आप लोग पढ़ने के प्रति इतने सतर्क हैं। तो नो डाउट बच्चों, इसके लिए हृदय से हमें बड़ी खुशी है। तो जिस दिन हम उपलब्ध नहीं होंगे वीडियो, और जिस दिन रहेंगे उस दिन पढ़ाएंगे लाइव वीडियो। कुल मिला के आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर रहेगी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो ऑल सब्जेक्ट पर। अब जब कल हम लघुत्तरी क्लास खत्म करेंगे तो आपके नए टॉपिक का करेंगे अनाउंसमेंट। आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।